Hello students. So CBSE 10th standard students, I had already explained you half of the lesson of your geography textbook, and the name of the lesson was agriculture. Now today I am going to teach you the second part of this lesson. So in the first part I had discussed primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, commercial farming, plantation farming. Okay, I had discussed all these things. Then I discussed about Rabi, Kharif and Zaid crops, और जो मेजर फूड क्रॉप्स थी इंडिया की, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, बेवरेजेस, टी एंड कॉफी, ये सब हमने आपको बताया था. सो लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द हॉर्टिकल्चर crops. What is horticulture? Horticulture means that we grow fruits, vegetables, okay, in our this agri farming activities. Okay, so India is the largest producer of fruit and vegetables in the world. वर्ल्ड में देखो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया. हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, पर इसके बाद भी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. नाउ मैंगोज आर ग्रोन इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा, अल्फांसो मैंगो रत्नागिरी का फेमस है, और इट इज ग्रोन इन अदर पार्ट्स ऑफ द एरिया. पर जो रत्नागिरी का फेमस है दैट इज वेरी टेस्टी. गुजरात में भी आपने सुना होगा, कौन सा आता है वहाँ पे? केसर मैंगो. इसी तरह यूपी में लखनऊ का आपने सुना होगा दशहरी मैंगो. तो इसीलिए मैंगोज आर ग्रोन इन महाराष्ट्र. देन आंध्र प्रदेश, वहाँ पे, या हम कह सकते हैं फिर वारंगल का आप कहते हैं बेगम फल्ली, वो सब उत्तर प्रदेश में भी उगता है. वेस्ट बंगाल में भी बहुत मैंगो उगाते हैं. तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हम ग्रो करते हैं. इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फ्रूट कौन सा है? ऑरेंजेस. वो कहाँ पे? नागपुर उसके लिए फेमस है. ठीक है. एंड चेरापूंजी, चेरापूंजी मेघालय में, वो ये दो प्लेसेस फेमस हैं. और अब थर्ड आ जाता है बनानास. बनानास कहाँ ग्रो करते हैं? केरला में ग्रो करते हैं, मिजोरम में ग्रो करते हैं, महाराष्ट्र हो गया, देन तमिलनाडु हो गया. देन लीची आपको पता है बिहार में भी आती है, बिहार में सबसे ज़्यादा आती है. एंड देन यूपी में भी आती है. एंड गुआवा तो यूपी के बहुत फेमस हैं, कहते हैं प्रयागराज के गुआवास बहुत फेमस होते हैं. ठीक है. और पाइन एप्पल्स जो हैं, अब पाइन एप्पल कहाँ पे ग्रो करता है? मेघालय में. ग्रेप्स कहाँ पे? नासिक आपने नाम सुना होगा. आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में भी होते हैं. उसके बाद एप्पल है, पेयर है, एप्रिकॉट हैं, वॉलनट्स हैं. ये तो ठंडी जगहों में ही होंगे ना, तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तो इन जगहों में ये सारे फ्रूट्स ग्रो करते हैं. अभी नॉन फ्रूट फूड क्रॉप्स, अभी तो हम फूड क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम खाते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं. अब जो है नॉन फूड क्रॉप्स कौन सी है? जिनको हम खाते नहीं हैं. रबर का हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी रबर चाहिए. तो रबर क्या है? इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल है. तो इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रीज में जो भी सबसे ज़्यादा रबर जाता है. और ये कहाँ पे ग्रो करता है? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और गारो हिल ऑफ मेघालय. हाँ, खासी गारो, ये तो मेघालय में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है. क्योंकि ना रबर आता कहाँ से? पेड़ों से. और जहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे और वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है, तो ये वहाँ पे ग्रो करता है. इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द फाइबर क्रॉप्स. फाइबर कैसा? जैसे कॉटन है ना, कपड़ों के लिए चाहिए होता है. जूट, जूट कहते हैं ना, जूट का बैग है. या नेचुरल सिल्क, सिल्क साड़ीज की भी हम बात करते हैं. और ये सिल्क साड़ीज आर फेमस. कौन सी प्लेस फेमस है? सिल्क साड़ी, बनारस की सिल्क साड़ीज. तो कह रहे हैं ये भी जो है मेजर क्रॉप्स हैं, ताकि हम कॉटन से कॉटन के क्लॉथ बना सकें. और भी कामों में कॉटन यूज होता है. फिर जूट बना सके, नेचुरल सिल्क, ये सब भी फाइबर क्रॉप्स हैं, वो भी इंडिया में ग्रो करती हैं. अच्छा, तो जो पहली तीन क्रॉप्स हैं, यानी कॉटन, जूट और आपका हेम्प भी हो गया, ये क्रॉप्स जो है मिट्टी में उगती हैं. लेकिन जो सिल्क वर्म होता है, सिल्क का कीड़ा, कॉकून्स जो है, वो ग्रीन लीव्स पे, मलबरी बुश होता है ना, शहतूत का जैसे पेड़, उनकी लीव्स में वहाँ पे वो घर बना के रहते हैं. और वहीं पे ये कॉकून मिलता है, उसी से सिल्क हमको मिलता है. तो वो ग्रीन लीव्स के आसपास
आसपास रहते हैं, मलबरी की ग्रीन लीव्स पे रहते हैं सिल्क का कीड़ा, और उसी से जो है हम सिल्क तैयार करते हैं। तो देखो आपने फाइबर क्रॉप भी हमको मिल गया ना एग्रीकल्चर से। इसके बाद नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन जो है इंडिया को कहते हैं होम फॉर द कॉटन प्लांट। आपने खेती भी देखी होगी, जो ड्राई प्लेसेस रहती हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कॉटन उगता है, ठीक है, तो ड्राई पार्ट्स में उगता है, और जो है डिक्कन प्लेटों में। तो मेजर क्रॉप्स कौन उगाता है? एक तो महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया, जो थोड़ा ड्राई प्लेस है। गुजरात में कुछ तो कोस्ट की साइड पड़ता, वहां नहीं, बाकी इधर तो वहां पे मध्य प्रदेश में, एमपी में उग जाता है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो इन सब जगह ये हमें कॉटन भी मिल जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जूट की। जूट आपको पता है, जूट बैग्स बंगाल से बहुत आते हैं। तो जूट जो है कहते हैं इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट को और क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। ये आता है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय और कुछ और स्टेट्स में भी थोड़ा थोड़ा उगता है, ठीक है। तो कह रहे हैं आफ्टर द फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रियलिस्ट लेफ्ट इंडिया। तो जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से चला गया तो क्या हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जूट के चले गए और अपनी जूट इंडस्ट्री को ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो उसको किसने ले लिया? सो दोस इंडस्ट्रीज, वो जूट मिल्स को किसने टेक ओवर कर लिया? मारवाड़ी बिजनेसमैन ने उनकी जूट मिल्स को ले लिया, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद उनको नहीं मजा आया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ चले गए देश छोड़ के। तो उनके बिजनेस को किसने ले लिया? मारवाड़ी बिजनेसमैन ने ले लिया। तो कह रहा है एग्रीकल्चर जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रैक्टिस है इंडिया में, और हजारों सालों से हम लैंड को यूज करते हैं और हम उसमें क्या करते हैं? खेती करते हैं, ओके। तो पर कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एडवांस्ड मॉडर्न टेक्निक हमने फार्मिंग की यूज नहीं करी, ठीक है। आज भी हमारे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स क्या करते हैं हमारे देश में? मॉनसून का वेट करते हैं कि जब बारिश आएगी, और उसका वेट करते हैं कि नेचुरली जब फर्टाइल हो जाएगी हमारी सॉइल, जबकि इसको तो टाइम लगता है नेचुरली फर्टाइल होने में, मिट्टी को फर्टाइल होने में अपने आप बहुत टाइम लग जाता है। पर इतनी रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, सबको खाना कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी हमको क्या करना पड़ेगा? हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ाएंगे तो सबको फूड मिल नहीं पाएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से हमें उतना प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद अब क्या हुआ, जब इतनी पॉपुलेशन आती जा रही है, अपने टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। अब है क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बोर्ड के लिए। व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स? तो कह रहे हैं कि अभी हमने देखा कलेक्टिव फार्मिंग हमने एनकरेज करी। कलेक्टिव मीन्स कई सारे किसान खेत मिलके या एकर्स ऑफ लैंड को एक साथ अगर हम ग्रो करते हैं, फॉरेन में ऐसे ही तो होता है, बड़ी बड़ी लैंड पीसेस सब मिलके एक साथ फार्मिंग करते हैं और जो भी प्रॉफिट आता है बांट लेते होंगे। तो कह रहा है लैंड होल्डिंग्स वर कंसोलिडेटेड। उन्होंने कहा आओ भाई छोटी छोटी एक पीस ऑफ लैंड और वेट कर रहे हो जब मॉनसून आएगा, जब मिट्टी फर्टाइल होगी, तो इसका वेट नहीं करना है, सबके लिए खाना तो उगाना ही है ना। तो चलो कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं, छोटे छोटे फार्मर्स मिलके चलो एक बड़ा फार्म बना लेते हैं और मिलके काम करते हैं। और उसके बाद में ये जमींदारी प्रथा जो थी एबोलिश कर दी गई, और विनोबा भावे आई, उन्होंने कहा कि सब लोग मतलब भूदान करो। भूदान मीन्स जमीन का दान करो, हैं, और ग्राम दान करो, ग्राम को दान करो, ताकि सब मिलजुल कर काम करो और उस जमीन पे बहुत सारा हम प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद आया ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हमने कलेक्टिव फार्मिंग करी तो खूब सारा प्रोड्यूस होने भी लगा। और वाइट रेवोल्यूशन आया, है ना, जब एनिमल्स रियरिंग करेंगे तो दूध तो मिलेगा, तो सबने तो उससे भी क्या, उसे कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। तो अभी पहले देश में जब पॉपुलेशन के हिसाब से कमी हो रही होगी दूध की, तो उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन आया।
तो ये सब इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हमारे देश की पॉपुलेशन की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। अब 1980 और 90s में क्या हुआ, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है इनिशिएट किए गए। क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, देखो इसमें इंस्टीट्यूशनल फार्मिंग के रिफॉर्म्स के बारे में भी बात करा और टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब आप कहेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स फार्मिंग में है क्या और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हैं। देखो कह रहे हैं कि सबसे पहले ये कहा गया फार्मर से कि कुछ प्रोविजन बना गए, अगर आपकी क्रॉप अगर सूखा पड़ गया या ज़्यादा बारिश बाढ़ में आपकी फसल बह जाती है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाएंगे। कब, जब आप क्रॉप का इंश्योरेंस करा लेंगे। वो क्रॉप लगाते समय ही इंश्योरेंस, जैसे सीड सो करते हैं वो अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करा लें, तो अगर सूखा पड़ा या बाढ़ आई तो आपको वो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, या कभी खेत में आग लग गई, फायर आ गई, या कोई डिजीज कीड़ा कोई मार गया फसल को, तो या कोई साइक्लोन आ गया तो उसमें आपकी फसल नुकसान हो जाती है, फिर आप लॉस में हो जाते हो, तो आप क्रॉप का इंश्योरेंस करा लो। ठीक है, उसके बाद आ गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक क्यों लाए जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों लाई जाती हैं। देखो बेटा, सिटीज़ में भी, बड़े सिटीज़ में भी बैंक्स चलते हैं, लोगों का पैसा रखा रहता है, वो अपना आगे लोन्स देते हैं, इंडस्ट्री को लोन देते हैं और होम लोन्स देते हैं। पर ग्रामीण बैंक में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रहता है वो गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम लो, लोन दो गाँव के लोगों को पर उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। पहले साहूकार गांव में क्या करते थे, उनकी जमीनें खा जाते थे गांव के गरीब किसानों की, क्योंकि उन्होंने उनसे लोन लिया होता था पैसा उधार, बीज खरीदने के लिए या खाद के लिए। तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं क्या करेंगी, लोन फैसिलिटीज देंगी, किस पे, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दें। इसके बाद तो ये सब क्या है, ये रिफॉर्म्स किए गए हैं कि आप क्रॉप का इंश्योरेंस कराएं। फार्मर्स को बोला गया आप ग्रामीण बैंक से आप लोन ले सकते हैं। और उसके बाद है किसान क्रेडिट कार्ड्स भी लाए गए, KCC। ठीक है, वो भी इंट्रोड्यूस किए गए ताकि वो क्रेडिट कार्ड्स मीन्स उधार में वो पहले से वो कार्ड दिखा के अपनी सीड्स ले सकें, फर्टिलाइजर ले सकें, जो है पेस्टिसाइड्स चाहिए उनको, जो भी चाहिए खेती के लिए, टूल्स कुछ चाहिए तो वो ले सकें, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी आ गए। और उसके बाद उनको ये बोला गया कि आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी ले लो। ठीक है, तो वो स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की गई फार्मर्स के लिए कि कभी आते जाते या खेत में काम करते कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो उस स्कीम का आपको फायदा मिल जाएगा। और इसके बाद क्या हुआ, जो स्पेशल वेदर बुलेटिन्स है किसानों को पहले से दे दिए जाते हैं कि अब मौसम खराब होने वाला है, या अगर आपने फसल काट के रखी है, भाई बारिश बहुत आने वाली है, खेत में पड़ी है आपकी फसल, तो आप उसको उठा लें, है ना, तो गीली नहीं हो जाएगी उससे। तो इससे वेदर बुलेटिन्स आने लग गए और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस किए गए। तो आके भी कोई ट्रेनिंग दे दे गांव में तो कोई बड़ी बात नहीं है। और रेडियो और टेलीविजन पे भी वो प्रोग्राम्स आने लगे, क्योंकि हमें याद है कि टीवी पे जब टीवी नया नया आया था तब एक चौपाल आता था शाम के समय, तो उसमें किसान भाइयों को पूरी खेती की तकनीक बताई जाती थी। तो ये सब क्या है, रिफॉर्म्स है। इनको कौन से रिफॉर्म्स कहते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स, जो किसानों की भलाई के लिए किए गए। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, क्या क्या है, क्रॉप का इंश्योरेंस करने को बोला गया, ग्रामीण बैंक आए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया गया कि ताकि कभी डेथ किसी की हो जाए तो उसको भी कुछ फायदा मिल सके इंश्योरेंस से। और इसके बाद वेदर बुलेटिन्स आ गए और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स किसानों के लिए स्टार्ट कर दिए गए रेडियो और टेलीविजन पे। ठीक है, अब क्या है कि किसानों के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि वो उगा तो खूब लेते हैं और मार्केट तक आते आते सब चीज़ें हम लोग को तो महंगी ही मिलती हैं, बीच में मीडिएटर्स जो आ जाते हैं, एजेंट्स आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा खा लेते हैं। किसान से तो वो 2-3 रुपए किलो में ले लेते हैं, देखा है आपने कई बार किसान सारे टमाटोज फेंक देते हैं, इतना सारा यील्ड हो गया और उसको 1 रुपया मिल रहा है किलो टमाटो का, पर हमारे पास तो 40 रुपए 30, जब
बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे रेट्स में आता है। तो किसान क्या बोलते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप एक तय करो कि हाँ कम से कम आपको 1 किलो टमाटो का कम से कम तो 10 रुपया या जो भी है आप एक तय कर दो, और जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, और उसका रेम्यूनरेशन उनको मिल जाए तुरंत ही, ताकि जो भी उसने पैसा लगाया है फसल में, इतना मेहनत करता है वो किसान, तो वो उसको पैसा मिल जाए। तो वो कह रहा है कि अब एक्सप्लॉयटेशन जो है फार्मर्स का बंद होना चाहिए। उनसे इतने सस्ते में रेट में जो ये ले लेते हैं लोग, तो और मार्केट में तो हाई रेट्स में सब चीज़ें बिक रही होती हैं। तो कह रहे हैं कि मिडिल मैन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और मिडिल मैन ये बिचौलिए क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को। तो कह रहा है कि वो बेचारे इतने मेहनत से फसल लगाते हैं, तो फार्मर्स को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हम ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से ला रहे हैं, एग्रीकल्चर से ला रहे हैं। हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, इंडस्ट्री से ज़्यादा तो हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है हमारी नेशनल इकोनॉमी में। हम जो भी फसल लगाते हैं उससे जो भी कमाई करते हैं तो वो हमारी नेशनल इकोनॉमी में ऐड हो जाती है, और एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। मान लीजिए जो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं उसमें लेबर भी चाहिए होगा, ट्रैक्टर्स चाहिए होंगे, उसके ड्राइवर्स भी, तो एम्प्लॉयमेंट भी तो वहाँ पे मिला ना। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और उनको लाइवलीहुड भी, उनको रोजी रोटी भी मिल जाती है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है किसमें, नेशनल इकोनॉमी में। और एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में तो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि सारा फूड जो हम कंज्यूम करते हैं कहाँ से, तो एग्रीकल्चर से ही आता है। और इसके अलावा जो है और सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के, वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। भी हमने आपको बताया ना कि शुगर मिल जो है उसी के लिए, या जो फाइबर इंडस्ट्रीज रहती हैं सिंथेटिक फाइबर बनाती हैं, उनको भी तो ये रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें, अभी आपने जूट के बारे में सुना, कॉटन के बारे में सुना, तो ये रॉ मटेरियल भी कहाँ से आ रहा है, बाकी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट क्या चाहती है हमारी, ताकि हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सकें, गवर्नमेंट चाहती है कि हम मॉडर्नाइज करें कल्चर को। मॉडर्नाइज मीन्स ओल्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग अब छोड़ दें, जब मॉनसून और फर्टिलिटी इसका वेट नहीं करें, नए मेथड्स में थोड़ी फास्ट हम करें प्रोडक्शन। तो इसके लिए क्या हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, इसे कहते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, इसके लिए आ गई। और देखिए हर स्टेट में आपको मिलेगा ICAR, वहाँ पे रिसर्च वगैरह भी करते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई। आपने सुना है किसी ने इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में करी, हाँ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई। और वेट सर्विसेज, वेटनरी सर्विसेज मीन्स अब किसान है पक्का रखेगा, अब मान लीजिए छोटा सा खेत है तो बैल लगा के ही तो फार्मिंग करेगा, तो ठीक है ना। और तो वेट सर्विसेज क्यों आ गई, काऊ भी पाला हुआ है, अभी हमें दूध भी इतना चाहिए, और अगर गाय बीमार हो गई तब क्या होगा, तो ठीक है। तो इसके लिए हमारे देश में क्या करा, सिर्फ ओल्ड मेथड्स नहीं, अभी हमने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी हैं, और ICAR आ गया, वेट सर्विसेज सब एग्जिस्टेंस में आ गई हैं। ठीक है, अब हमारे इंडियन फार्मर्स किसको फेस कर रहे हैं, बड़ा चैलेंज, इंटरनेशनल कंपटीशन को। क्योंकि बहुत बार कुछ चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो बाहर से कई बार इंपोर्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें सस्ती भी मिल जाती होंगी, तो अब हमारे यहाँ तो कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो कई बार ये फार्मर्स हमारे उस चैलेंज को भी फेस करते हैं। तो चिल्ड्रन, नाउ आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, एक दो टर्म्स मैं आपको और बता देती जो मैंने डिस्कस नहीं किए, जिसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मींस रियरिंग ऑफ सिल्क, सिल्क के कीड़े को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर क्रॉप्स, इन सबको प्रोड्यूस करना ये कहलाता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हमने बता दिया, ताकि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। कैसे बढ़ाएंगे हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, हाई लेवल अच्छे वाले सीड्स लाएंगे, हाई यील्ड सीड्स लाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा खेती होए, फसल ज़्यादा होगे, फर्टिलाइजर लेंगे, मॉडर्न मशीनरी
हम यूज करेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन हमने क्या बताया, ऑपरेशन फ्लड, यानी कि दूध का प्रोडक्शन, मिल्क का भी प्रोडक्शन हमको बहुत ज्यादा बढ़ाना है। पर कई बार फार्मर्स जो है कंपटीशन को भी बेचारे वो भी एक चैलेंज की तरह उनके सामने आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। प्लीज गो थ्रू द लेसन एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask me. You people never ask any question. You can put your questions in the message box and I will reply all your answers. Okay, now अभी first term exam भी आने वाला है. Start studying, study well. Okay, thank you students.